जय हिंद। ब्लूबेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय जैन है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट आर आर्म्ड फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस किसी एक नेशन के ऑफिशियल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। आप इस तरीके से समझिए कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं ये ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं किसी एक देश के। ये उस देश की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी है तो पाकिस्तान को भी पता है कि ये इंडियन आर्मी है, अमेरिका को भी पता है ये इंडियन आर्मी है, साउथ अफ्रीका को भी पता है ये इंडियन आर्मी है, गाना को भी पता है ये इंडियन आर्मी है। इसी तरीके से बाकी जो देशों की आर्मी है उनका हमें पता है कि ये उस देश की आर्मी है। यही नेवी पर भी लगेगा, यही एयरफोर्स पर भी लगेगा। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ये पहले तो किसी देश के ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा, ये उस देश की गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो कि इनको एक हक देता है। हक क्या देता है? लेजिटिमेट डिफेंडर्स ऑफ आवर स्टेट सिक्योरिटी, यानी कि उस देश पर आने वाली विपदाओं को, उस देश पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए, उनसे बचाने के लिए, उनसे सुरक्षा करने के लिए ये उन आर्मीज को, नेवीज को, एयरफोर्सेस को, या अगर कलेक्टिव तौर पर बोला जाए तो आर्म्ड फोर्सेस को ये अधिकार देता है, ये लीगल राइट देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आर्म्ड फोर्सेस आखिर बचाती क्या क्या हैं? तो ये किसी देश की सॉवरेनिटी यानी कि उसकी संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि उसकी सरहद, और एक्सटर्नल थ्रेट्स यानी कि बाहरी आक्रांताओं से उस देश को बचाते हैं। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ये हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास मिलिट्री वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी है, और इनका गठन करा जाता है, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनका गठन करा जाता है फॉर वेरियस ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल कॉम्बैट, पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। कॉम्बैट यानी कि लड़ाई, पीस कीपिंग यानी कि शांति बरकरार रखना, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स यानी कि लोगों की मदद करना। देखिए, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की क्या हिस्ट्री रही है, तो जब हम बहुत पहले एंशियंट में जाते हैं तब परमानेंट आर्मीज हुआ नहीं करती थी। तब एक समाज, एक कबीला अपनी लड़ाइयों के लिए लोगों को टेम्परेरी तौर पर एकजुट करता था। वो लोग जाते थे, लड़ाई करते थे, वापस आते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। वो किसानी करते हों, वो पशुपालन करते हों, वो व्यवसाय करते हों, वो जो काम करते हो उसमें लग जाते थे। उसके बाद आती है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स की। तो राइज ऑफ नेशन स्टेट्स में क्या हुआ? लोगों ने खुद को एज अ देश फॉर्म करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि ये हमारी सरहद है, ये हमारे नियम कायदे हैं, और एक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ। इस स्ट्रक्चर के अंदर आर्मीज का शुरुआती स्ट्रक्चर आया, जहां पे स्टैंडिंग आर्मीज आई। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये हो गया कि अब अगर कोई लड़ाई हमें करनी है या हमारे को किसी से, किसी आक्रमण से खुद को बचाना है, उस समय लोगों को उस समय एकजुट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक सेना खड़ी है, जिसको स्टैंडिंग आर्मी बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी खड़ी है, इनका व्यवसाय ही बन चुका है अपने देश की रक्षा करना। उसकी बात करते हैं 20th सेंचुरी की। तो 20th सेंचुरी में देखिए क्या हुआ। 20th सेंचुरी में शुरुआती 50 सालों के अंदर ही 2 बार वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर इतने बड़े स्तर की लड़ाई थी, इतने बड़े स्तर की लड़ाई थी कि लड़ाई करने के तौर तरीके और लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, ये दोनों बिल्कुल बदल गए। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद नेटो और वॉर्सो पैक्ट्स हुए, जिसके अंदर 2 अलग-अलग ग्रुप्स ने बोला कि अगर हम में से किसी एक देश पर हमला होता है, वो सब देशों पर हमला माना जाएगा। ये एक तरीका था पीस बनाए रखने का, शांति बनाए रखने का उस समय। उसके बाद बात आती है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। तो ये वो है जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए और रशिया, जो उस समय यूएसएसआर था, उन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर हुई। कोल्ड वॉर एक अप्रत्यक्ष लड़ाई थी, एक तरीके की प्रॉक्सी वॉर थी, जिसके अंदर ये दोनों देश आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़े, इन्होंने दूसरे देशों का, दूसरे तरीकों का सहारा लिया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद
जो आर्मीज हैं उनका काम पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस की तरफ ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अब उस स्तर पर लड़ाइयां बहुत कम हो चुकी हैं। पीस कीपिंग यानी कि शांति बरकरार रखना, काउंटर टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई करना, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, कहीं पर आपदा आ चुकी है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी लड़ाइयां हो चुकी हैं, लोग बिल्कुल लाचार हैं, उनकी मदद करना, इस तरीके के काम आर्मीज आज की डेट में करती हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली आया है तो इंक्रीज हो चुका है हमारा इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन भी। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को डिफाइन करा है। ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है क्योंकि सारी की सारी, तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को डिफाइन करा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, आर्म्ड फोर्सेस आर एंटिटीज दैट ऑपरेट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ नेशन स्टेट। आर्म्ड फोर्सेस वो एंटिटीज हैं जो कि किसी नेशन स्टेट या किसी देश की अथॉरिटी के अंडर काम करती हैं, और करती क्या है, तो ये पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में काम आती हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस कहता है, आर्म्ड फोर्सेस आर ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ नेशन। किसी एक देश के ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है ये, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी ब्रांचेस होती हैं, और इनका काम होता है उस देश की सॉवरेनिटी और उस देश की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम इन दोनों को जोड़ के बात करें, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, इसको मेंटेन करना, ये काम है आर्म्ड फोर्सेस का। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर आप देखें तो सबसे पहले आ रहा है डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी, ये एक शब्द कई बार यूज हो गया, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, देखिए, संप्रभुता। संप्रभुता आप इस तरीके से समझिए कि भारत आज जैसे आजाद है, लेकिन 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं था, उस समय अगर भारतीय लोग चाहते थे कि हमारे लिए कोई कानून बने जिसका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है, वो कानून मान लीजिए अंग्रेजों को किसी भी तरीके से ना अच्छा ना बुरा कोई प्रभाव डालता ही नहीं, तो क्या उसके बाद भी भारतीय खुद के लिए वो कानून बना सकते थे? नहीं, क्योंकि हम पर राज कोई और कर रहा था। अगर वो कानून बन भी जाता तो उस पर हमसे कोई सवाल पूछ सकता था। आज की डेट में अगर भारत कोई कानून बनाता है और यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि तुमने ये कानून क्यों बनाया जी, तो हम उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि देखो जी, कानून अच्छा है, बुरा है, घटिया है, वाहियात है, उससे हमारा लेना देना है, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। हम पर राज करने का हक सिर्फ हमारा है, और ये बात कहलाती है नेशनल सॉवरेनिटी। इस सॉवरेनिटी के ऊपर अगर कोई भी बाहरी आकर हमला करे तो उसका डिफेंस जो करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्म्ड फोर्सेस की। इसी तरीके से हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस पार्टिसिपेटिंग इन यूएन मिशंस टू मेंटेन पीस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। इसको आप इस तरीके से समझिए जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में आज की डेट में लड़ाई हो रही है। अगर यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि यार देखो, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लोगों को, अब उस लड़ाई वाले एरिया में एक सेना जाएगी और वो सेना वहां पर शांति बरकरार करेगी, शांति स्थापित करेगी, तो उस फोर्स को बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। और इस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देशों की आर्म्ड फोर्सेस को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब हो गया कि प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड क्राइसिस। जब कहीं पर कोई आपदा आ जाए तो वहां पर लोगों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया।
और इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाए, जब किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो जाए, जब बहुत ज्यादा दंगे हो जाएं, जब कोई ऐसी हालात हो जाए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उससे ये हालात नहीं संभल रहे, इस तरीके की कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आर्म्ड फोर्सेस का काम है कि वहां पर जाए, लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे, पैरामिलिट्री की मदद करे, प्रशासन की मदद करे और वहां पर एक ऐसी स्थिति बनाए जहां से आगे प्रशासन खुद संभाल सके। ये एक बहुत जरूरी काम है, ये भी आर्म्ड फोर्सेस ही करती हैं। अब ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में हमारे पास 3 है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए और अलग अलग फोर्सेस भी होते हैं, जैसे स्पेस फोर्स होता है, जैसे मरीन्स होते हैं, जैसे साइबर फोर्स होता है, इस तरीके के फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन अभी हम उन 3 की बात करेंगे जो कि लगभग हर देश के पास होते हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी का मतलब थल सेना, नेवी का मतलब जल सेना, एयरफोर्स का मतलब वायु सेना। आर्मी जमीन पर काम करती है, नेवी समुद्र में काम करती है, एयरफोर्स आकाश में काम करती है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि आकाश में आर्मी काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र के अंदर एयरफोर्स काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। ये तीनों हमेशा एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं। ये टुगेदर एज आर्म्ड फोर्सेस काम करते हैं, बजाय अलग अलग इंडिविजुअली काम करने के। हाउएवर, अगर आपको आर्मी के बारे में थोड़ा समझना है, बाकी मैं बाद में वीडियोस भी बनाऊंगा, ग्राउंड से रिलेटेड जो मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे जिसके अंदर इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल टैंक्स, आर्टिलरी, इनका इस्तेमाल होगा, वो आर्मी आती है। जहाँ पे मैरीटाइम ऑपरेशंस की बात होती है, नेवल वॉरफेयर की बात होती है, हमारे सी रूट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, एम्फीबियस ऑपरेशंस जहाँ पर समुद्र और सतह, समुद्र और जमीन दोनों के अंदर काम करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर ज्यादातर नेवी का काम होता है। और जहां पर हम बात करते हैं एयर सुपीरियोरिटी की, जहां पर हम बात करते हैं एयर में रेकी करने की, जहां पर हम बात करते हैं फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स, इन सब की, तो ये काम आता है जी एयरफोर्स का। अगर हम कंक्लूजन देखें तो आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की, और साथ साथ इंटरनेशनली भी शांति कायम रखने, प्लस अगर कोई हमला हो जाए तो सिक्योरिटी करने। देखिए आर्म्ड फोर्सेस का हमारी जिंदगी में एक बेहद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसको अगर हम अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस आखिर हैं क्या, करते क्या हैं और कौन कौन है उनमें। इसके आगे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं। यूनाइटेड नेशंस जिसके बारे में बात करी, चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका आर्टिकल 51 आपको ये हक देता है, आपको से मेरा मतलब है किसी देश को ये हक देता है कि वो देश अपने खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकता है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो है वो एक्सप्लेन करता है कि नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आर्म्ड फोर्सेस का क्या रोल होगा। इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस जो है वो एक फ्रेमवर्क देता है, एक लीगल स्टैंडिंग देता है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस रहते हुए अपने ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हुए किसी देश की रक्षा करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी विचार हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।